कैंसर टेस्ट करवा रहे हैं? अब आप नए आइडिला कैंसर टेस्ट से सिर्फ 2 घंटे में टेस्ट नताइज हासिल कर सकते हैं। दुरुस्त तशखीस के लिए यूरोप और दुनिया भर में मशहूर आइडिला डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ओझा कैंपस में दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से रुजू करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान हैज़ वन द सेकंड टेस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड नाउ द सीरीज इज़ लेवल 1-1। अगर पाकिस्तान तीसरा टेस्ट जीतता है तो पाकिस्तान जो ऑलरेडी 7th से 6th पोजीशन पे आ चुका है, पाकिस्तान हैज़ द चांस टू बिकम 5th रैंक टीम इन टेस्ट क्रिकेट। जो सरफराज अहमद की कप्तानी जब से शुरू हुई है, हम टेस्ट क्रिकेट में बहुत उनकी बातें करते रहे हैं, लेकिन एक बड़े सीनियर एक्सपर्ट ने मुझे कहा कि अब इतनी बातें क्यों हो रही हैं टेस्ट मैच में सरफराज की कप्तानी पे। वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस हैं, सो सरफराज को जीने दिया जाए और अच्छी कप्तानी करने दिया जाए। आज के शो में जो सीनियर पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, पूरा हम फ़ायदा उठाएंगे कि हम समझें कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही सेकंड टेस्ट में, क्योंकि जो पहले मैच में एक बुरी शिकस्त थी बिकॉज हम 4 रन से हारे, उसके बाद टीम का कमबैक करना, इतनी अच्छी जीत, पाकिस्तान के नाम होना कितना इंपॉर्टेंट है। यासिर शाह की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो MOU था बायलैटरल सीरीज़ का, उसको ICC ने रिजेक्ट कर दिया है, उस पर भी मज़ीद बात करेंगे कि उसके लिए पाकिस्तान के लिए कितना बुरा है, और इस तरह हरजाना केस को बाहर निकाल देना, और ऑब्वियसली वो केस नजम शेट्टी साहब लेके गए थे, हमारे नए चेयरमैन पे कितना प्रेशर होगा कि ये केस बाहर हो गया, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स, आसिफ खान साहब। आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए, और मैं व्यूअर्स को भी बताता चलूँ आप भी लाइव कॉल कर सकते हैं, आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं, आसिफ खान साहब से बात कर सकते हैं। आसिफ भाई शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए, दोबारा शुक्रिया करूँगा, और इट्स एन ऑनर फॉर अस कि यू आर हियर विद अस। It is not an honor, really. You have been very kind. Sir, और thank you ये so much. वो जगह है जहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है न्यूज़ आपका ही है से। सर ये सब, बिल्कुल मैंने सही यहाँ बात है। इतना हम सब वक्त आपके सिखाए हुए हैं। इतना वक्त मैंने यहाँ गुजारा है कि यहाँ दोबारा आके मुझे बहुत खुशी है। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच आसिफ भाई। जैसे मैंने कहा और जैसे आपने हमें एक्सप्लेन किया कि वी हैव गॉट अ गुड कैप्टन, और एक ऐसा कप्तान जो प्रोसेस के थ्रू आया है, जो जान मारता है, और ही इज़ ट्राइंग टू टेक पाकिस्तान क्रिकेट टू द नेक्स्ट लेवल। और हमने देखा है कि हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे शॉर्टर फॉर्मेट में, आपने बड़ा अच्छा हमें समझाया। हम हमारे व्यूअर्स को भी ये समझाते चलें कि ये डिबेट अब ख़त्म हो जानी चाहिए, अब सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस रह गए वर्ल्ड कप से पहले, सो वी शुड अलाउ द टीम टू परफॉर्म वेल, और जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते रहेंगे। देखिए फैसल, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में क्यों हर वर्ल्ड कप से पहले ये डिबेट शुरू होती है। आप पीछे चले जाएं, जितने भी वर्ल्ड कप्स हैं उससे पहले ये होता है कि कप्तानी कौन करेगा। 2003 में कप्तानी कौन करेगा, तो अचानक वकार यूनुस आ गए, उससे पहले मोइन खान कप्तान थे आपके। 2007 में तो इंज़मामुल हक थे ही आपके साथ। उसके बाद जब 2011 में शाहिद करेंगे कप्तानी या कोई और करेगा, खैर कप्तान हो गए। 15 में भी यही डिबेट चली थी, सही बात। उसके बाद अब 19 आ गया है और फिर यही डिबेट। क्या सिर्फ वर्ल्ड कप तक के लिए आपको कप्तान चाहिए होता है? वर्ल्ड कप के बाद आपको कप्तानी की फिक्र नहीं होती? 2 वर्ल्ड कप्स के बीच में क्यों नहीं सोचते आप? सही बात, ये एक बात। दूसरी बात, टेस्ट मैच की कप्तानी, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा, अब टेस्ट मैच में अब पाकिस्तान की टीम ऐसा लग रहा है कि ग्रुप में आई है, कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आती है। वजह बहुत बड़ी टेस्ट मैच में नीचे जाने की, आपके 2 बड़े अहम पिलर्स आपके चले गए, मिसबाह और यूनुस। इन दोनों के निकलने के बाद आप टेस्ट मैच के अंदर वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी बात टेस्ट मैच में ये होती है कि आपको आपकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जो 20 आउट करे। एक टीम को आपको 2 मरतबा आउट करना होता है। सही है। तो जिस दिन या जिस टेस्ट मैच में आप ये करने की पोजीशन में आते हैं, आप जीत जाते हैं। वेरी ट्रू। तो ये चीज़ें जहन में रखें। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमने बहुत सारी टीम्स को रिहेबिलिटेशन फेस में देखा है। श्रीलंका एक मिसाल है, बहुत टाइम लगा है उनको, उनकी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा बुरी हैं। सो बहुत क्रेडिट टीम को जाता है कि वो इतने बड़े 2 दिग्गज प्लेयर्स के जाने के बाद भी टीम किसी हद तक अच्छी परफॉर्मेंसेस देती है। और 20 विकेटों की जहां आपने बात की, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है कुछ बॉलर्स पे, उस पर बात करते हैं। एक कॉलर अगर आप अलाउ करें, उस्मान साहब हैं कराची से हमारे साथ। उस्मान साहब क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। जी उस्मान साहब क्या सवाल है? जी उस्मान, आप सवाल पूछ सकते हैं, अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें। मैंने बंद कर दिया वॉल्यूम। जी मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा था, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं। मैं खुद बहुत 30 साल कप्तान रहा हूं। मैंने बहुत क्रिकेट खेली है। ठीक है। इस वक्त सरफराज जितना अच्छा कप्तान है ना, मैं मतलब सरफराज की फेवर नहीं कर रहा, लेकिन एक जेन्युइन बात ये है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात है कि वो अपनी मर्जी की टीम नहीं खिला रहा। सही इस तरह इमरान और मियादाद वगैरह ये लोग अपनी मर्जी की टीमें खिलाते थे, वसीम अकरम खिलाते थे, उस तरीके से वो अपनी मर्जी की टीम खिला भी नहीं रहा। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज है कि वो जिस टाइप की कैप्टनसी कर रहा है बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुश्ताक मोहम्मद को मैंने पहले देखा कप्तानी करते हुए,
उनमें सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि उन्होंने मुदस्सिर जैसे को गोल्डन आर्म बना दिया था। मुदस्सिर जो उनकी दरियाफ्त था, इस तरीके से वो सादिक मोहम्मद से भी उन्होंने बॉलिंग करा। और मतलब बेतहाशा लोगों को इरेगुलर बॉलर जो होते हैं वो बाद औकात मतलब जो विकेट नहीं मिल रही होती तो उस वक्त जो विकेट लेके देते वो बाद में बॉलर सलीम मलिक बॉलर नहीं थे, बैट्समैन थे, इजाजत में बैट्समैन थे, बॉलर नहीं थे। मेरा कहने का मकसद है कि वो जितनी अच्छी कप्तानी कर रहा है इस वक्त नवाज शरीफ जी के, वो तीनों फॉर्मेट के एतबार से मेरा ख्याल है कि उसको कप्तान भी होना चाहिए, ठीक है, और उसको फ्री हैंड दिया जाना चाहिए। ये क्रिटिक कर रहे हैं उसके ऊपर बिला वजह का क्रिटिक है। उस्मान भाई पॉइंट टेकन, बहुत अच्छी बात है। हम यही बात कर रहे हैं, आसिफ भाई से मजीद पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आसिफ खान साहब, व्यूअर्स आल्सो अंडरस्टैंड, और जो प्लेयर खेलते हैं जो हमें कॉल करते हैं उनका शुक्रिया भी करते हैं हम, कि सरफराज जो है जैसे हमने कहा प्रोसेस के थ्रू आए हैं और वो रिहेबिलिटेशन फेज की आपने बात की कि आपकी टीम से 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर निकले हैं आपकी, लेकिन बॉलिंग में आसिफ भाई मैं आपसे थोड़ा सा इसलिए वो डिसएग्री करूंगा कि आपकी बॉलिंग जो है, अगर आप 2018 के नंबर्स निकालें, आप साउथ अफ्रीका और इंडिया से भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, आप 22 के एवरेज से विकेटें ले रहे हैं, सो आपके बॉलर्स किसी हद तक आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं। लेकिन आपकी बात वहाँ तक सही है कि कुछ बॉलर्स पे प्रेशर होता है, जैसे आप चाहते हैं कि आप उसी वक्त मैचेस जीतते हैं जब यासिर शाह विकेट लेते हैं। हमने देखा बिलाल आसिफ हैज़ बिकम अ क्वेश्चन। डू यू थिंक कि वो जो बॉलिंग का बर्डन है वो सही डिवाइडेड नहीं है बॉलर्स के दरमियान? देखिए, ये भी कोई नई बात नहीं है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान की टीम में ऐसे बॉलर्स रहे हैं कि उनके ऊपर बर्डन आता है, और टेस्ट मैच क्रिकेट में तो ख़ास तौर से वसीम और वकार और किसी हद तक शोएब अख्तर के बाद आपको स्पिन पर ही रिलाय आपने किया है। आप देख लें, आपके पास टॉप क्लास सकलैन मुश्ताक रहे, मुश्ताक अहमद, फिर दानिश कनेरिया, फिर उसके बाद सईद अजमल, उसके बाद फिर अब आपको उससे पहले बीच में अब्दुल रहमान लेफ्ट आर्म, उन्होंने भी बहुत आउट किए हैं टेस्ट मैच क्रिकेट में, और उसके बाद अब आपको यासिर शाह मिले हैं। उनके साथ साथ आप मुख्तलिफ बॉलर्स ट्राई करते ज़रूर आए हैं, सही है। लेकिन ऐसा होता है कि एक बॉलर को आपके ज़्यादा बर्डन लेना पड़ता है। 36-35 ओवर्स इन्होंने किए। इसी तरह अगर आप पीछे चले जाएँ तो सईद अजमल किया करते थे, इसी तरह सकलैन करते थे, इसी तरह दानिश कनेरिया करते थे। तो ये होता है टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर कि आपको एक एंड से, अगर बहुत सारी वजूहात होती हैं कि आपको दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिल रही, आपका फास्ट बॉलर उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कोई उसके साथ मसला है, या दूसरा स्पिनर जो आपने खिलाया है शायद वो उस मयार से बॉलिंग नहीं कर रहा। जैसे आपने अभी नाम लिया बिलाल आसिफ का, अब बिलाल आसिफ को अगर देखें, अगर उस पर ख़ास बात होनी भी चाहिए उस पर कि क्या वजह है कि बिलाल आसिफ एक टेस्ट मैच के बाद उसमें वो चीज़ नज़र नहीं आई। एक तो बड़ा यूनिक एक्शन है उसका, समझना होगा कि वो इस तरह से गेंद फेंकते हैं, तो कलाई उनकी घूमती है, तो उसमें फोर्स नहीं है उनकी गेंद में, और फोर्स उनकी गेंद में उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक वो झटका फोर आर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही है। फोर आर्म का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो उस प्रॉब्लम में ना चले जाएं, क्योंकि अगर आप ऑफ स्पिन में देखें इस तरह का ऑफ स्पिनर तो आपको मुरलीधरन मिलेगा, लेकिन मुरली अपना फोर आर्म इस्तेमाल करता था लीगली और इलीगली जो भी है। तो जब तक वो फोर्स, क्योंकि कन्वेंशनल अगर बॉलिंग कर रहे हैं आप, ऑफ स्पिनर हैं या लेग स्पिनर हैं, तो उसमें आपको आपकी कलाई से फोर्स मिलती है, फिंगर से मिलती है, लेकिन इसका एक्शन यूनिक है, तो इसकी फोर्स टूट रही है जो मैंने देखा है, उसकी वजह से ये आसान से आसान बनते जा रहे हैं। तो कहीं इनको शुरू में विकेट मिल गए, शुरू में ये इतने ज़्यादा इन पे काम नहीं हुआ था, ओपोनेंट्स ने काम इतना नहीं किया था, नए थे तो इन्होंने आउट कर लिए, लेकिन ये इनका प्रॉब्लम है कि इनकी पेस कम आती है। तो इसमें इसका फिर आपको नेमुल बदल ढूंढना होगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको देखना होगा कि आपके पास स्लो बॉलर हैं या नहीं है, अच्छे बॉलर्स आ रहे हैं। मैं अगर ऑफ स्पिनर की बात कर रहे हैं आप, काशिफ भट्टी है हैदराबाद के, काशिफ भट्टी, वो बड़ा अच्छा उसका रिकॉर्ड भी है और वो रिसेंटली खेल भी रहा है, और भी बहुत अच्छे लड़के हैं। सही है। अच्छा भाई, इस बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे आएंगे, बिकॉज अभी हमारी नीड ऑफ द आवर ये कि यू हैव टू हैव अ क्वालिटी स्पिनर यासिर शाह के साथ जो एक टेंडम में बॉल कर सके और विकेट ले सके, वो बड़ा ज़रूरी हो गया। बिकॉज अब आप साउथ अफ्रीका चले जाएं, आप इंग्लैंड चले जाएं, हर पिचेस पे, इवन ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर्स हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉलर हमारे साथ है कराची से, एक कॉलर है। कौन साहब हैं, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। फैयाज आशी कराची से बात कर रहा हूँ, आप दोनों हज़रात को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम फैयाज साहब, सवाल बस फैसल भाई दो बातें करनी थी। एक तो सरफराज के बारे में कि अक्सर अब देखें, अब T20 के हम चैंपियन हैं, ठीक है, अब वनडे को भी हम ऊपर लेके जा रहे हैं, टेस्ट मैचेस में भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो बजाय हम सरफराज को कॉन्फिडेंस देने के, अब उसका 2 दिन के बाद हर कोई, कभी एक प्लेयर कभी दूसरा प्लेयर उसका जो है ना कॉन्फिडेंस शेक कर देता है। तो अल्लाह के बंदे, वो एक सीधा सा इंसान है, बड़ा सच्चा सा, और उसकी सादगी से फायदा ना उठा जाए, उसको कॉन्फिडेंस दें। कॉन्फिडेंस देंगे तो वो मरा हुआ प्लेयर भी जिंदा हो जाता है, और वो तो वैसे ही अच्छा हीरा है आपके पास।
सही बात, कॉन्फ्रेंस तो दें। अभी अच्छा आपका वर्ल्ड कप नजदीक है, आप बच्चों के हिसाब बच्चे के पेपर नजदीक हो, आप उसका कॉन्फ्रेंस चेक करें, बच्चा फेल हो जाएगा। और वर्ल्ड कप आपके सर पर है, आप उसको कभी कहते हैं कैप्टनशिप से ला दो, कभी कुछ और बयान देते हैं, अल्लाह का वास्ता है। फयाज भाई पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आसिफ भाई हम वी कांट एग्री मोर विद दिस पॉइंट, हमने बात कर ही ली है और आपने बड़ा क्लियरली हमें समझा भी दिया। होनी नहीं चाहिए। हाँ आसिफ भाई, ब्रेक पे जाना है, बिल्कुल। वील गो फॉर अ ब्रेक, व्हेन वी कम बैक वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन विद आसिफ खान साहब, सो स्टे विद अस। Welcome back after the break on Sports One. We have with us Asif Khan Saab, and you are also with us. You can call us live and take point of view on different matters of cricket. Asif Khan Saab, ब्रेक पे जाने से पहले हम टेस्ट क्रिकेट के हवाले से ही बातें कर रहे थे। कप्तानी के मैटर को भी हम एक साइड पे रख देते हैं और बड़ा क्लैरिटी से आपने मैं एक्सप्लेन कर दिया है। बिलाल आसिफ के एक्शन पे आपने बड़ा टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू दिया, सो इट्स और मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारे बॉलिंग कोच हैं, जो स्टाफ है, वो ज़रूर देख रहा होगा, अगर सुन रहा होगा तो दे विल ऑल्सो कम टू नो। और आई कम्प्लीटली एग्री विद योर पॉइंट कि जब आपका एल्बो से है तो फिर एल्बो का वो पावर आना ज़रूरी है, वरना वो ग्रिप नहीं मिलती, वो टर्न नहीं मिलती आपको। कमिंग बैक टू द सेकंड टेस्ट मैच आसिफ भाई, हमने देखा कि फर्स्ट टेस्ट मैच हम बड़ा अनफॉर्चुनेटली हारे। आखिर में ऐसी सिचुएशन आई थी, 22 रन चाहिए थे, 5 खिलाड़ी थे और एक अचानक से हमारी विकेटें गिरना शुरू हुई। बहुत ही एक ऐसी शिकस्त थी जिसके बाद हम कह रहे थे कि टीम का वापस आना मुश्किल होगा। अब अगले टेस्ट में हम वापस भी आए तो हमने 2 दिन में 165 ओवर्स में हमने 418 रन किए और जब दूसरा दिन क्लोज हुआ हम सब ये कहने लगे कि बड़ी स्लो बैटिंग की है हमने और कोई समझ नहीं आया कि हमने क्यों डिक्लेयर किया। अगर हमें डिक्लेयर करना था तो शायद 1-1.5 घंटा पहले या 15-20 ओवर तक हमें पावर स्ट्राइकिंग करनी थी ताकि हम 480 पे होते। डू यू थिंक के वहाँ जो तीसरे दिन बारिश हुई, तीसरे दिन से पहले जो बारिश हुई और फॉर्चुनेटली यासिर शाह ने अच्छी बॉलिंग भी कराई और चीज़ें पाकिस्तान की फेवर में गई है, आपको लगता है कि अगर ये सब चीज़ें ना होती तो शायद ये सारा सिनेरियो डिफरेंट होता और न्यूजीलैंड जो है वो इजीली अगर 100-150 रन 175 रन करता तो ये मैच जो है शायद ड्रॉ की तरफ जाता या पाकिस्तान हारता? देखें, आपने खुद काफ़ी चीज़ें इसमें बता दी हैं। मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि पहली इनिंग में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा वक्त लिया। तकरीबन 2 दिन, ऑलमोस्ट 2 दिन में 15-20 ओवर्स कम थे या 10-12 ओवर्स कम थे। पाकिस्तान ने काफ़ी वक्त लिया। टेस्ट मैच में ये ख्याल रखना पड़ता है, 2 चीज़ों का मेरे हिसाब से ख्याल रखना होता है आपको। एक तो ये कि आपका टोटल इतना हो कि उससे 200 रन कम, यानी फॉलो ऑन का टारगेट भी इतना होना चाहिए कि दूसरी टीम को मुश्किल हो। यहाँ 418 मतलब 218 रन करने थे न्यूजीलैंड को टेक्निकली, ताकि आप उनको 2 दफ़ा आउट कर सके जीतने के लिए। फॉलो ऑन से ये होता है कि आपको 2 दफ़ा आउट करना पड़ता है और इतना टाइम अपने बॉलर्स को आप दें कि वो ओपोनेंट्स को 2 दफ़ा आउट कर लें। सही बात है। जो उनका डिसीजन था उसका फॉलो डिक्लेयर करने का, उसका रीज़न जो मुझे अब लगता है वो ये है कि शायद उनको फोरकास्ट का पता चला हो तो उन्होंने सोचा हो कि शायद बारिश हो अगले दिन, तो उसको आप रैप अप करें जल्दी। वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह वो खेल रहे थे उस वक्त भी नहीं लग रहा था कि डिक्लेयर करेंगे। हाँ, चलिए ये मान लेते हैं कि फोरकास्ट को देखते हुए किया। सो डू यू थिंक इट वाज अ स्मार्ट मूव? इट वाज अ फोर्स्ड मूव। करना ही, वरना जिस तरह से वो खेल रहे थे इस तरह लग नहीं रहा था। हो सकता है उनके जहन में हो कि हम इसी तरह डिक्लेयर करेंगे, इतना बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दें। और दूसरे दिन जो तीसरे दिन जो मौसम ने आपको थोड़ा सा फेवर किया है, फेवर इसलिए कि उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि यासिर को जो मदद मिली है विकेट से वो उसकी वजह से मिली थी। ज़रा सा जो मॉइस्चर विकेट पे आ गया था उसकी वजह से, तो वो आपके लिए अच्छा है। तो उसने बहुत जल्दी 12 ही ओवर्स तकरीबन शायद उसने किए थे। टोटल उसने 36 ओवर्स में पूरा रैप अप कर दिया, 90 रन से पूरी टीम आउट। तो ये आपको वहाँ जो एक एज मिला था 90 रन पे आप आउट कर गए। अगर वो 220 तक चले जाते तो वो सूरत हाल मुश्किल होती। सेकेंड इनिंग में भी अगर वो स्कोर कर जाते, लेकिन अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें कि कर जाते या नहीं कर जाते। इवेंचुअली पाकिस्तान इस वक्त तो आप जीत के बैठे। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, बुरा नहीं मानना चाहिए इस बात का किसी को भी। हम बहुत ज़्यादा बुरा मनाते हैं कि अगर टीम आपकी जीत जाए और उसमें अगर आप कोई खामी निकालें तो आप टीम के सबसे बड़े दुश्मन गर्दाने जाते हैं, ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर। सही बात। तो कोई इसमें बुराई नहीं है, आपको अपनी गलती देखनी ही उसी वक्त है जब आप जीते हैं। वेरी ट्रू। क्योंकि विक्ट्री के बाद तो सारी चीज़ें छुप जाती हैं ना आपकी। जब आप हारते हैं तो उसके बाद आप कहते हैं इसको भी निकाल दें, उसको भी निकाल दें, इसको भी निकाल दें, लेकिन जैसे ही आप जीतते हैं आपकी सारी चीज़ें छुप जाती हैं। जीतने के बाद आपको बैठना होता है और आपको देखना होता है कि आपने कहाँ कमी रह गई आपकी। तो मैं अब भी समझता हूँ कि पहले टेस्ट मैच में भी आप बैटिंग की वजह से हारे, दूसरे टेस्ट मैच में भी आप मुश्किल में थे बैटिंग की वजह से। तो आपको इन शॉर्ट, इन जस्ट 1 लाइन, आपको अपने बॉलर्स को इतना मार्जिन देना होता है कि वो 20 विकेट्स ले लें टेस्ट मैच के अंदर। बिल्कुल सही। तब आप समझते हैं कि आपने अपना रोल अदा किया है एज अ बैटिंग यूनिट। तो ये चीज़ को ख्याल में रखना होगा। खान साहब, हमने देखा कि
यासिर शाह ने तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बराबर की उन्होंने विकेटें ले ली, 14 विकेटें एक टेस्ट मैच में, सो लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू यासिर शाह। लेकिन साथ साथ एक बॉलर जो थोड़ा सा ओवर शेडो हो गई सारी यासिर शाह की परफॉर्मेंस में, वो थे हसन अली, जिन्होंने एक तरह से उनका भी कम बैक था, ही बोल्ड एक्सेप्शनली वेल, उन्होंने बहुत जान मारी और अगर सारे पेसर्स को मिला लें तो उनकी बॉलिंग सबसे अच्छी लगी और वो रिदम दिखा जो हमारा हमने देखा था चैंपियंस ट्रॉफी में, वो रिदम हमें वापस आता दिखा। कितना क्रेडिट जाता है इस बॉलर को और कितना इंपॉर्टेंट है उनका इसी तरह परफॉर्म करना पाकिस्तान के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हसन अली पहले क्या ऐसा कर रहे थे जो इस दफ़ा उन्होंने नहीं किया, इसको एनालाइज करें। अच्छी बॉलिंग की नज़र आई है सबसे, और मैं ये समझता हूँ कि यासिर की विकेट्स 14 विकेट्स, उससे तो क्रेडिट आप ले ही नहीं सकते, लेकिन माय हाईलाइट ऑफ दीज 2 टेस्ट मैचेस इज हसन अली। अच्छा, रीजन बीइंग उसकी जो इम्प्रूवमेंट है, इससे पहले जो वो खेले हैं उसमें उन्होंने इम्प्रूव किया है बहुत बड़ा। और इम्प्रूवमेंट क्या है, जब आप टेस्ट मैच खेलने जाते हैं, जब आप वनडे या T20 खेल रहे हैं तो आप पीछे गेंद करते हैं ताकि हिट ना लगे, आप शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद करते हैं ताकि आपको हिट ना लगे, लेकिन टेस्ट मैच के अंदर आपको आगे गेंद करना होता है। तो हसन अली ने वो एडजस्टमेंट इन 2 टेस्ट मैचेस में की है। उसका रिदम, उसका रनअप, उसका बिल्कुल आखिरी स्ट्राइड और उसकी लेंथ और उसके बाद उसका फॉलो अप जो है, फॉलो थ्रू जिसको कहते हैं, इट वाज ऑल इन सिंक जो नजर आ रहा था। वो विकेट नहीं मिले थे तो भी मेरे लिए वो सबसे बेहतरीन बॉलिंग साइट होते, सही बात, और थे वो, क्योंकि उन्होंने आगे गेंद किया, उसके लिए उसने मेहनत की होगी। बॉलर को आगे गेंद करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों की एडजस्टमेंट उसको करनी पड़ती है, यहाँ तक कि लास्ट डिलीवरी स्ट्राइड जो है उसको भी उसको एडजस्ट करना होता है टू पिच द बॉल अप। तो ये हसन ने किया है। दूसरा, उसको एडेड एडवांटेज है पेस का। तीसरा, उसकी गेंद रिवर्स भी हो रहा था। अब रिवर्स करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें इनसिंक करनी पड़ती है, तो वो उसने किया। विकेट्स उसने 5, एक मैच में तो एक इनिंग में उसने 5 लिए थे। उसके बाद हसन अली आपको टीम में एक एनर्जी देता है। वेरी ट्रू। बॉलिंग यूनिट में आपको हसन अली और बैटिंग यूनिट में आपको देता है फखर जमान। एक खास किस्म की एनर्जी देता है। बाकी प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, बाबर आजम बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, आपके हारिस सोहेल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनका एक असर होता है, तो वो जो इफेक्ट है ना हसन का, वो आपकी टीम को फायदा देता है। वेरी ट्रू, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड, और आपकी बात बिल्कुल सही, हसन अली वाज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स। एक कॉलर है हमारे साथ, कौन सा आप बात करें, क्या सवाल है? आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा वेट करा लिया कॉलर को। अगर हमारे साथ हैं तो सवाल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आसिफ भाई, यू एब्सोल्युटली राइट, और आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया कि ये सारी चीज़ें हमें वाकई हसन अली में दिखी। और एक यंगस्टर है और बहुत ज़्यादा प्रेशर हम डाल देते हैं जब भी थोड़ी सी बुरी परफॉर्म, एशिया कप उनका बुरा गया, हमने बहुत क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट। और देखिए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जब भी क्रिटिसाइज करें आप ये ना करें कि हसन अली बुरा है। हसन अली बुरा नहीं था, हसन अली की जो बॉलिंग लेंथ थी वो ख़राब थी और वो उसने की। और मैं यहाँ एक अजीम फास्ट बॉलर का एक जुमला दोहराना चाहता हूँ। श्योर सर। अजीम फास्ट बॉलर जनाब शोएब अख्तर साहब, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री में अभी कहा था कि मैडनेस इज़ इन द लेंथ, तो लेंथ इज़ द की, मैडनेस इज़ इन द लेंथ। और मेरी यकीन करें, पिछले हफ्ते शोएब अख्तर से मुलाकात भी हुई है और हम बैठे हैं, काफ़ी देर हम बैठे हैं, कोई 2-3 घंटे हम एक जगह थे। रज़ाक और वो स्नूकर बड़ा अच्छा ये दोनों खेलते हैं, तो उसमें मैंने शोएब से ये पूछा भी था कि ये जुमला कहाँ से आया, तो कह रहा है ये बस जुमला ये मेरे जहन में ऐसे ही आया, दिल से आया है डायरेक्ट। फास्ट बॉलर की है ही लेंथ, और हसन अली ने ये प्रूव किया। फिर हमने सही कहा था आसिफ भाई, हमारे लिए ऑनर है कि आप हमारे साथ हैं। देखिए, शोएब अख्तर की बातें हो गई, अब्दुल रज़ाक की बातें हो गई, तो ऑनर ही है ना हमारे लिए। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, द की इज द लेंथ। और आसिफ भाई, आपको कितना इंपॉर्टेंट लगता है एक बॉलिंग कोच का रोल? हमने देखा है कि हसन अली लुक्ड वेरी क्लोज विद अजहर महमूद, और वो जब उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, वापस गए तो वो उनसे हक भी किया और बड़ा उन्होंने देखा फ्लाइंग केसेस भी दी विकेट लेने के बाद। कितना इंपॉर्टेंट होता है बॉलिंग कोच का इस लेंथ को एडजस्ट कराने? बिकॉज आपने कहा लेंथ इज द की, हर विकेट की अपनी एक, हर कंडीशन की अपनी एक लेंथ होती है, गुड लेंथ। डू यू थिंक के बॉलिंग कोच का भी काफी रोल होता है प्लेयर्स को समझाने में कि कैसे आपने अपनी लेंथ एडजस्ट? बिल्कुल होगा। और अजहर महमूद जिस तरह के बॉलर रहे हैं, अजहर खुद भी बड़े अच्छी लेंथ पे गेंद करते थे, बड़ी अच्छी उनके हाथ से गेंद सीम निकलता था। और ये जो एक आपस में आप देख रहे हैं कोच का और बॉलर का, ये एक अच्छा साइन है, समझता हूँ। अगर वो कर रहा है, कोच से मुतमईन है, तो उसने बरमला अगर इसका इजहार कर दिया तो इसमें कोई बुराई नहीं। हम पहली बार देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, और ये अच्छा साइन है, गुड साइन। और अजहर महमूद की कारकर्दगी आपको नजर आ रही है। हाँ, सवाल ये उठता है कि लोग फिर ये कहेंगे कि आमिर भी इनके अंडर कर रहा था, बाकी बॉलर्स भी इनके अंडर थे,
तो वो क्यों नहीं परफॉर्म कर सके? तो उसका जवाब ये है कि आपका टीचर आपको बताता है, पढ़ाता है, प्रैक्टिस कराता है, किसी वजह से आमिर का रिदम वो नहीं बन पा रहा था। सही है। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आप उस रिदम आपका नहीं है, या मैं ये तो नहीं कहूँगा कि, बल्कि मुझे फिटनेस तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापस आए और उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है आमिर ने यहाँ, तो वो भी वापस आ गए। तो हो जाता है, बहुत ज़्यादा या तो क्रिकेट खेल रहे थे या बहुत ज़्यादा उन पर जो दबाव था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो ऑफ कलर थे काफ़ी टाइम से। तो अजहर महमूद का किरदार आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक कोच की बात करेंगे जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर दूसरे एक कोच हैं बैटिंग कोच, जो कि जिनका जिक्र ही कहीं नहीं आता। तो अगर आपकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है तो थोड़ा बहुत फिर ब्लेम उनको भी लेना चाहिए। लेकिन अगेन आप प्लान्स तो बहुत करते हैं, लेकिन मैदान में आप ही ने खेलना है एज प्लेयर। ना बॉलिंग कोच आपसे बैट लेगा, बॉल लेगा, ना आपका बैटिंग कोच आपसे बैट लेगा। आपको कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। अवेयरनेस ऑफ द गेम इज बेसिकली द की। एक कॉलर आसिफ भाई हमारे साथ। कौन साहब हैं, क्या सवाल है? जुल्फिकार बोल रहा हूँ जी, बुरेवाला से। जी जुल्फिकार साहब, क्या सवाल है? मेरा सवाल है जी, जो फखर जमान को क्यों शामिल नहीं कर रहे पाकिस्तानी टीम में, टेस्ट टीम में? सही है, फखर जमान इंजर्ड है। आसिफ भाई से पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। आसिफ भाई, व्हाई इज ही नॉट पार्ट ऑफ इट? वो अपनी रिहैब कर रहे हैं, तो कंप्लीट कर लें। तो उसके बाद एक बड़ा टूर है, बहुत टफ टूर है। उसके अलावा वनडे मैचेस आपने साउथ अफ्रीका से खेलने हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेलने हैं, फिर इंग्लैंड से खेलने हैं, फिर आपका ऑल इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है, तो इसलिए उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। बिल्कुल सही है। जैसे आसिफ भाई ने कहा कि अपकमिंग जो सीरीज है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बात करेंगे, और साथ साथ हम पाकिस्तान और इंडिया के बायलैटरल सीरीज के एमओयू के हवाले से आसिफ भाई से पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। हमारे साथ है आसिफ खान साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान की कुछ इंजरीज के हवाले से बात कर रहे थे। हम जैसे कि बात करें फ़खर जमान, वो इस सीरीज़ में नहीं है। कॉलर्स की भी कॉल्स आएंगे वो सीरीज़ में क्यों नहीं है। सो हिज इंजरी इज़ बिकमिंग नाउ इवन मोर सिवियर, कि उनके घुटने की जो तकलीफ है ज़्यादा सिवियर हो रही है। मोहम्मद अब्बास की बात की जाए आसिफ भाई, वो भी अनफिट हो गए। हमने इस सेगमेंट में कोशिश ये करना है कि हम पाकिस्तान इंडिया एमओयू है उसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन क्विकली आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे अब्बास और फ़खर का ना होना कितना डैमेजिंग हो सकता है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में। देखिए, डैमेजिंग कहना नहीं चाहिए, अगर ये नहीं है तो कोई दूसरा करेगा। सही है। और ऐसा होता है कि अगर किसी दूसरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है वो करता है। आप फर्स्ट क्लास में देख लें, इस वक्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं लड़के। मैं नाम क्या लूँ, साद है, उसके अलावा शान मसूद है, आबिद है, इवन फवाद आलम भी टॉप लोगों में है जिन्होंने फर्स्ट क्लास में इस वक्त रन किए हुए। खुर्रम मंजूर है, उसने रन किए हुए। तो आपको गैप तो फिल करना होगा। अगर नहीं है कोई, तो ये हाथ छोड़ के आप नहीं बैठ सकते कि ये प्लेयर नहीं है, दूसरा आएगा। ये बिलीफ, यही तो बिलीफ लेके आना है आपको। आपसे मैं आप न्यूजीलैंड को देखें, न्यूजीलैंड की टीम को देखें। लिमिटेड ओवर्स में लॉकी फर्गूसन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, पीछे गेंद कर रहे थे, मुश्किल हो रही थी। टेस्ट क्रिकेट से पहले, टेस्ट सीरीज से पहले उन्होंने उसको वेस्ट इंडीज वापस भेज दिया। ए टीम आई हुई थी इंडिया की, वहां पर उसको वहां खिलाया उन्होंने। तो प्रायोरिटी सेट करें आपने हर मैच। अब आपने करना क्या है, आपने डेवलप करना है, सही है, प्लेयर को डेवलप करना है, या आपने सिर्फ इस चीज के पीछे भागना है कि हमने जीतना है। जीतना कैसे? तो ये दो चीजों के बीच में बड़ी थिन लाइन होती है। आपको प्लेयर भी साथ साथ डेवलप करने, इसका भी ख्याल रखना है, और साथ साथ आपने अपने आप को इम्प्रूव भी करना है। बिल्कुल सही। लेकिन आसिफ भाई, आपको नहीं लगता न्यूजीलैंड और हम में बड़ा फ़र्क है? वो फॉर्मेट को बड़ा लेके चलते हैं, उनके टेस्ट फॉर्मेट के बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं। डू यू थिंक के मिसबा की कप्तानी में भी एक एडवांटेज ये था कि आपके पास बहुत सारे टेस्ट मैच की माइंडसेट वाले प्लेयर्स थे, लेकिन अब सरफराज के पास ये है कि सरफराज खुद जो वो बहुत अग्रेसिव कप्तान थे, तो ऑब्वियसली उनको शॉर्टर फॉर्मेट ज़्यादा सूट करता है, और आपके पास प्लेयर्स भी ज़्यादा शॉर्टर फॉर्मेट वाले ज़्यादा प्लेयर्स हैं। डू यू थिंक वो डिफरेंस भी आपको थोड़ा सा हर्ट करता है टेस्ट मैच में ज़्यादा ना अच्छा परफॉर्म? नहीं, देखिए, फिर अगर ये पॉइंट है तो फिर आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेस इस पे जाइए ना। फिर आप टेस्ट मैच के परफॉर्मर्स वो बनाइए जो विकेट पे ठहरते हैं। आपको कोई मजा आएगा। आप ये बात तो करते हैं कि कप्तान अलग कर दें टेस्ट मैच का, मैं तो ये कहता हूँ आप अपनी टीम अलग कर दें टेस्ट मैच की, आप, ताकि उसको फिर काम ही टेस्ट मैचेस में ही वो खेले। क्यों नहीं? ऐसे बहुत से प्लेयर्स गुजरे हैं पहले के वो सिर्फ टेस्ट मैच ही खेलते थे। सही बात। मिसबा की मिसाल आपके सामने है, 2015 के बाद से वो नहीं खेले। उसके अलावा यूनुस खान की मिसाल आपके सामने, हमारे असद शफीक हैं, आप दूसरे ममालिक में भी आप देख लें कि खास प्लेयर्स होते हैं जो टेस्ट मैच खेलते हैं। जस्टिन लैंगर ऑस्ट्रेलिया से ऐसा करते थे। आप राहुल द्रविड़ की मिसाल आपके सामने। तो स्पेशलिस्ट टेस्ट प्लेयर्स, बैट्समैन, बॉलर्स आप रख सकते हैं। आप अपनी आउटफिट टेस्ट मैच की अलग बिल्कुल बना सकते हैं। बिल्कुल सही। आसिफ भाई, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि पाकिस्तान का एमओयू था इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज़ का, और वो ऑब्वियसली वो केस हमने प्लीड किया था नजम शेट्टी साहब के टेन्योर में, और जब वो केस हम
लेके गए थे आईसीसी में कि हमें हर जाना दिया जाए बिकॉज इंडिया बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल रहा, हमें कमर्शियल एस्पेक्ट से हमें नुकसान है, फाइनेंशियली हमें लॉसेस हैं। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि इस केस में दमखम है, लॉयर्स भी इंग्लैंड के बहुत सारे कह रहे थे कि इसमें दमखम है, लेकिन बहुत सारे सर्किट्स ये कह रहे थे कि आईसीसी इवेंचुअली विल सपोर्ट इंडिया और इसमें कुछ नहीं होना, इवेंचुअली हुआ भी है। सो एक तो कितना हमारे लिए बुरा है कि हम एक मुल्क जो है वो साइन करता है हमारे साथ MOU और वो सीरीज़ नहीं खेलता, वो न्यूट्रल वेन्यू पे भी सीरीज़ हमारे साथ नहीं खेलता। और दूसरा ये कि फ्यूचर क्या होगा इसका, क्या हम कभी इंडिया के साथ सीरीज़ खेल पाएंगे, वो हम देख सकेंगे या नहीं। आपने कहीं जाना है क्या? नहीं मैं आपके कैमरा पर्सन कहीं जाना है भाई? किसी ने कहीं नहीं सारे सवाल आपने सब कर दिए, एक साथ कर दिया नहीं कुछ मैंने कहा शायद। देखिए बात ये है कि इसमें पाकिस्तान को एक इस वक्त सबसे पहले तो मैं फ़ायदा बता दूं कि इस वक्त जो आपका प्लस है वो ये है कि वो चेयरमैन इस वक्त नहीं है, या वो सिस्टम क्रिकेट बोर्ड की वो रिजीम नहीं है जिसने ये एग्रीमेंट किया था। तो इंडिया के सामने या BCCI के सामने आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ नजम सेठी साहब ने की थी, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वी वांट टू मूव ऑन, ये कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही कहें हाँ। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब हुआ क्या था इसमें, ये जो बात आपने की ना कि आईसीसी ने फैसला कर दिया, फैसला आईसीसी ने नहीं किया। आईसीसी का एक इंडिपेंडेंट पैनल बना, उसने ये फैसला किया। अब इसमें स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपके अगर दो पार्टीज़ हैं, दो आईसीसी के मेंबर्स हैं, उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट होता है, एक तो इस तरह का डिस्प्यूट पहली मरतबा आईसीसी में इस लेवल तक गया था। जब भी आप में डिस्प्यूट होता है तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिसको शिकायत है, वो एक ख़त लिखता है जिससे शिकायत है उसको, सही है, और वो फिर 7 रोज़ के अंदर उसका जवाब देना होता है। ये दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। ओके। पाकिस्तान ने नोटिस ऑफ चार्ज या एक अपनी शिकायतनामा इंडिया भेजा, इंडिया ने उसका जवाब नहीं दिया, तो 7 रोज़ के अंदर फिर एक कोशिश होती है कि आईसीसी का एक नुमाइंदा आपके साथ बैठ के इस बात को तय करने की कोशिश करता है। नहीं होती दूसरी कोशिश भी, तो फिर तीसरी बार कोशिश ये होती है कि आईसीसी का फिर चेयरमैन बैठ जाए। पहले चीफ एग्जीक्यूटिव बैठ गया, फिर अब चेयरमैन बैठ जाए। चेयरमैन की सूरत में भी अगर नहीं होता तो फिर ये मामला जाता है आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के सामने आपकी जो दो पार्टीज हैं उनको अपने अपने वकला का पैनल देना होता है। पाकिस्तान की जानिब से सलमान नसीर और अहमद हुसैन, और उसके अलावा एक साहब जो इन्होंने इंग्लिश फर्म हायर की थी उसके, ये 3 यहाँ से आए थे, इंडिया की तरफ से 3 यहाँ से आए थे। माइकल बेलफ की सरबराही में पैनल था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, उन्होंने दोनों का केस सुना और 1, 2 और 3 अक्टूबर को इसकी हेयरिंग हुई थी। उसके बाद आपका 4 से 6 हफ्तों का वक्त होता है जब वो पूरा फैसला मुरतब करते हैं। एक तो शॉर्ट जजमेंट आई, उसमें पाकिस्तान का केस ख़त्म, 126 पेज की जजमेंट दी है और उसमें बड़ी तफसील से लिखा हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान का कभी भी सीरीज़ हुकूमत की मदद, हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं हुई। सही है। उसके बाद वो जो MOU है जो पाकिस्तान ने साइन किया है अप्रैल 2014 में, अब वो MOU को जो आईसीसी का एजुडिकेटर या आईसीसी का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है उसने उसको एग्रीमेंट तस्लीम नहीं किया। उन्होंने एग्रीमेंट की जो तारीफ बताई, उन्होंने ये कहा कि एग्रीमेंट के अंदर अगर दो पार्टीज एग्रीमेंट करती हैं तो उसमें एक क्लॉज ये भी होती है कि अगर आपने ये चीज़ को ऑनर नहीं किया तो क्या होगा। वो नहीं था उसमें, ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट, वो नहीं था उसमें। और वो MOU अब तो इस फैसले का हिस्सा है। आप आईसीसी की वेबसाइट पे जाएंगे, ये फैसला पड़ा हुआ है, उसमें ये हिस्सा है, पूरा MOU लिखा हुआ है। उस MOU में जो डिटेल लिखी है वो ये है कि 2014 में पाकिस्तान खेलेगा, 2015 में खेलेगा, इस तरह 23 तक खेलेगा। तो पाकिस्तान ने जब ये केस किया तो उन्होंने ये कहा कि 2014 और 15 की सीरीज़ के हमारे इतने पैसे बनते थे, ये हमें दे दें। एक तो ये एक चीज़, एक नई रिवायत है, अगर आप नहीं खेल रहे उसके पैसे क्यों मांगे जाए, हर जाना क्यों मांगा जाए। अच्छा, एक बात इसी पॉइंट से आए, एक कॉलर ले लें। लाला मूसा से एक कॉलर है हमारे साथ, क्विकली लेते हैं। जी कौन साहब हैं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भैया क्विकली सवाल करें। सर असद साहब से मेरा ये सवाल है कि बोल रहे हैं कि आमिर साहब को खिलाना है, आमिर साहब को किसकी जगह पे खिला सके? शेरवानी की जगह खिलाएंगे, हसन अली की जगह खिलाएंगे, या कि शायद शहनशाह फरीदी की जगह खिलाएंगे? किसकी जगह खिलाएंगे? आप टेस्ट मैच में बात कर रहे हैं? जी सर, लाला मूसा से। हाँ ठीक है सही। साउथ अफ्रीका के टूर पे आप सिर्फ 3 फास्ट बॉलर्स वो लेकर नहीं जाएंगे जो आपकी 11 का हिस्सा होंगे। वहाँ आपको 3 टेस्ट, 5 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने हैं।
26 दिसंबर से शुरू होकर फरवरी की 7-8 तारीख तक ये टूर जाएगा। तो आपको अच्छे आपको एक फास्ट बॉलर्स की एक बैटरी चाहिए होगी, तो आमिर उसमें फिट इन होते हैं मेरे हिसाब से। सही है कि वो साथ रहेंगे और खेलेंगे। आपको एक सीनियर बॉलर चाहिए, आपको अच्छे फास्ट बॉलर्स वहां चाहिए। जैसी कंडीशन है साउथ अफ्रीका की, कंडीशन को भी जरा समझ लें कि साउथ अफ्रीका की कंडीशंस बिल्कुल यहाँ से मुख्तलिफ होंगी। बाउंसी ट्रैक्स हिस्टोरिकली वहाँ पर ऐसा होता है कि बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, और इस सीजन में दिसंबर, जनवरी, फरवरी वो देखेंगे फोरकास्ट कैसा होता है, लेकिन ट्रेडिशनली वहाँ पे आपको तेज और बाउंस मिलेगा। और आसिफ भाई, अगर बॉलर्स की बात की जाए तो अगर आमिर टीम का हिस्सा बनते हैं तो ही विल बी द ओनली बॉलर हु हैज प्लेड बिफोर इन दोस कंडीशंस जो साउथ अफ्रीका की हैं। बाकी आपका कोई बॉलर पहले खेल नहीं चुका, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल है, मैं समझता हूँ जितना एक्सपीरियंस है आमिर का, इतना इन्वेस्ट करने के बाद आप किसी भी प्लेयर को डिस्कार्ड नहीं करें। एक सीरीज खराब हो गई, 2 सीरीज खराब हो गई, यही तो आपका यही तो मैनेजमेंट स्किल्स हैं कि उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसको कारामद बनाएं जितना भी उसका टाइम रह गया। डिस्कार्ड आपने बहुत लोग कर दिए ना। आप बात कर रहे हैं इमरान खान की, बात कर रहे हैं आप इमरान खान जूनियर की बात कर रहे हैं, फिर आप राहत अली की बात कर लें, फिर आप ऑन टॉप ऑफ ऑल वहाब रियाज की आप बात कर लें। एक ज़माने में आपका स्पेयर हेड था वो आपको बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं, आप बैटिंग यूनिट में आ जाएं। उमर अकमल हैज़ गॉन, अहमद शहजाद का पता नहीं कहाँ है, अच्छा टैलेंट था। मैं अभी भी इन दोनों को बहुत टैलेंटेड और बहुत हाई, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए और पाकिस्तान के लिए काम लीजिए उनसे। बिल्कुल सही बात। ये है बहुत प्रॉब्लमेटिक, आपको लोग शुरू में भी मिले हैं, पास में भी मिले हैं, दूसरी दुनिया के मुल्कों में भी होते हैं। वेस्ट इंडियन प्लेयर्स तो सबसे ज्यादा मसला सही है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने बहुत सारे वर्ल्ड कप खेलने आते हैं तो फिर वो एक जुड़ होकर इस्तेमाल कर लेते हैं और वो कर लेते हैं। शो का हमारा वक्त खत्म हो जाता है। मैं उसको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें एग्रीमेंट के हवाले से उन्होंने ये कहा कि एग्रीमेंट के अंदर क्लॉज होती है। सही है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि इंडिया से ही क्यों एग्रीमेंट किया खेलने का, क्योंकि बिग 3 को आप सपोर्ट करने जा रहे थे, ये रीजन था ना। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी बिग 3 का हिस्सा थे, उनसे एग्रीमेंट क्यों नहीं किया आपने। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट किया पाकिस्तान का क्लेम। उन्होंने कहा कि अगर इसको माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप से अगर देखा है, माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर लें तो मॉरली भारत पे ये जिम्मेदारी थी कि वो खेले, लेकिन अदालत या इस तरह के पैनल्स मॉरल ग्राउंड्स पे फैसला नहीं देते, आपको कुछ ना कुछ ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होगा। और आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शो पे होने के लिए। व्यूअर्स, हम आपसे कल दोबारा मुलाकात करेंगे। कीप वॉचिंग आवर शो, विल सी यू टुमारो।